हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नीट क्रैक चैनल। मैं अनुराधा कश्यप, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। इजी नीट क्रैक चैनल पर आपको कंटिन्यू जो है वो बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक ऑफ द वीक। आपको पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें मैं टॉपिक ऑफ द वीक के बारे में बात करती हूँ और वो टॉपिक हमारा बेसिकली वो रहता है जो टॉपिक हमारा नीट में आने के फुल चांसेस हमारे पास रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हमारी बायोलॉजी के अंदर ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहो। हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स जो हैं वो अलग से चल रहे हैं, बट द थिंग कि हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस के साथ साथ आपको हर एक चीज की डीप नॉलेज भी रहे। तो जो स्टूडेंट्स अपने उन टॉपिक को भी बहुत ज्यादा क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इन टॉपिक पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने इवोल्यूशन चैप्टर में से जो थोड़े थोड़े मुश्किल टॉपिक थे उनको स्टार्ट कर रखा है आपको समझाना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, जहां से हमें पता है कि शॉर्ट कोई ना कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चीज हमने लास्ट टाइम कवर की थी। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करेंगे और आपको पता है कि जो हमने टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था, यही इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक हेडिंग दिखाई देती है 12th क्लास की एनसीईआरटी में, जिसको आप बोलते हो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही लाइक ऐसा मान लीजिए सिंपल सा टॉपिक है, बट इसको समझने में थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन जो है उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको घबराना नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको ये टॉपिक जो है बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। देखो, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि इससे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल। इसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी और फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन रहता है लगभग वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप PYQ लगा रहे हो साथ में, तो आपको इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन दिखाई देने वाला है वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराकर दिखा दूंगी। ठीक है, बट सबसे पहले मेरा आज का जो मेन मोटिव है वो क्या है, इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। जो हमारा टॉपिक ऑफ द वीक है उसका मेन मोटिव यही रहेगा कि आपके सारे डिफिकल्ट टॉपिक जो है उनको कवर किया जाए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई टॉपिक जो आपके दिमाग में हो या जो आप समझना चाहते हो, प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि मैम हमें ये वाला टॉपिक समझना है, प्लीज हमें ये टॉपिक समझाओ। क्योंकि हेजिटेशन मत करो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप चाहे मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी, बट आपका टॉपिक जो है वो 11th-12th से रिलेटेड होना चाहिए, बायो से। ऐसा नहीं कि आप मुझसे रैंडम कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपका नीट जो है वो बहुत पास है एंड स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप अपना पूरा बेस्ट वहां पर देकर आओ। ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेन पेपर लेकर के बैठना है, अपने टॉपिक जो है उनको लिखना है और जो भी मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सिर्फ सुनना है। टॉपिक ऑफ द वीक का मतलब है कि आप उसको सिर्फ ध्यान से सुनोगे। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। आपके पास सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी एनसीईआरटी में। अगर आपको लगता है कि आपको वहां पर कुछ लिखना है तो आप जरूर लिखो, बट जैसे ही ये चैप्टर इवोल्यूशन हमारा आएगा तब मैं आपको इवोल्यूशन में भी ये सारे टॉपिक दोबारा से अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी मैंने आपकी कुछ प्रेजेंटेशन मान लीजिए या फिर कुछ इमेजेस जो है उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एंड ये सारी इमेजेस मेरी खुद की नहीं है, ये सारी इमेजेस मैंने इंटरनेट से ली है, तो इनका कॉपीराइट जो है वो इंटरनेट पे जो भी जहां से भी सोर्स है इनके वो लिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से ही लिया गया है। तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ आपको समझाने का है। अपने हैंड रिटन नोट से मैं तब समझाऊंगी जब मेरा चैप्टर ये इवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो मेन इस चीज पर रहने वाला है कि हमने क्या समझना है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी कि क्या आपको जीन के बारे में पता है? डू यू नो अबाउट जेनेटिक मटेरियल? और अगर आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता है तो आपको DNA, जो हम जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। ठीक है, बट जिन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या स्टार्ट हमारा क्या होने वाला है।
टॉपिक क्या है, उसमें क्या होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, होगा क्या देखो। देखो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से हम सब बने हुए हैं। उन सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो तरह का हो सकता है, वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है। हम सब प्रोकैरियोट नहीं है, हम सब यूकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया जो सिंगल सेल होते हैं, यूकैरियोट वो होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा हो गया जैसे कि, बट हम बात करेंगे अभी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो खैर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन वो आपका प्रोकैरियोट हो या फिर वो यूकैरियोट हो, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। यही मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ाया था। खैर एक सेल है, सेल के पास क्या है, सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल दो तरह का है, एक है डीएनए, एक है आरएनए। हम अपने डीएनए की बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल आरएनए हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि आरएनए उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो डीएनए है वो डीएनए आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जब आप सुनते हो तो क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। कैसे, डीएनए जो है उसकी कॉम्पैक्शन को, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, हमारे पास एक प्रोटीन होती है, तो जैसे मान लीजिए वो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप कर जाता है, ठीक है, तब उसको आप बोलते हो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और जब यही पैकेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाती है तो आपका क्रोमैटिन बनता है। फिर जब वही क्रोमैटिन और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सिंगल सेल के अंदर, ठीक, इतना समझ में आ गया। यानी 46 क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं। अब क्रोमोसोम आ गया। अब क्रोमोसोम मैंने कहा कि बहुत पैकेजिंग फॉर्म है। आप क्रोमोसोम को खोलते चले जाओ, तो जब आप क्रोमोसोम को खोलोगे तो आपको क्रोमैटिन मिलेगा, क्रोमैटिन के बाद आपको डीएनए मिलेगा। और डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ जीन्स, यानी बहुत सारे जीन जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक डीएनए बनाते हैं। यानी कि डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट को मैं जीन बोल सकती हूँ। क्लियर हुआ, डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट को मैं जीन बोल सकती हूँ। वही जीन जो आपका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, आपके कलर को, आपके स्किन कलर को, आपके हेयर कलर को, आई कलर को, आईक्यू लेवल को, ये सब चीजों को कौन आपका कंट्रोल कर रहा है, जीन ही तो है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यही जीन जो आपका डीएनए का सेगमेंट होता है, इस जीन के जो जीन को रिप्रेजेंट करने वाली तरीका होता है उसको आप बोलते हो जीनोटाइप। मान लीजिए मैं बोल दूं कि जैसे आपने मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा अगर आपको ये चीज समझनी है। तो मेंडल जी के बारे में देखते हैं कि मेंडल जी ने मटर के ऊपर काम किया था, पी के ऊपर उन्होंने काम किया था, और उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। अगर उनमें एक कैरेक्टर था जिसको मैं बोलूं कि प्लांट की हाइट उन्होंने कैरेक्टर लिया था, और उस कैरेक्टर में उन्होंने कहा था कि उनके पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से होते थे प्लांट की हाइट में, या तो हाइट छोटी हो सकती है या हाइट बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा कि जब हाइट बड़ी है तो उस बड़ी हाइट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी और कैपिटल टी से, ठीक है। कैपिटल टी और कैपिटल टी, 2 एलील लेकिन सेम अलील, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये जो अलील हैं, जब आप इनको मिला रहे हो तो एक जीनोटाइप बन रहा है। यानी अगर आप समझो इस चीज को, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों क्या है, एक जीनोटाइप है, और ये टॉल हाइट को रेफर कर रहा है। अगर मैं बोलूं स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब वो भी एक जीनोटाइप है, लेकिन वो किसको रेफर कर रहा है, प्लांट की स्मॉल हाइट को। क्लियर है। तो 2 आपके पास
ट्रेट क्या है, सॉरी कैरेक्टर क्या है, प्लांट की हाइट। उस प्लांट की हाइट के आपके पास दो ट्रेट हैं, एक है टॉल, एक है ड्वार्फ। ठीक है, टॉल हाइट या ड्वार्फ हाइट। प्लांट या तो बड़ा है या प्लांट छोटा है। प्लांट अगर बड़ा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल टी, कैपिटल टी। प्लांट अगर छोटा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं ये दो, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो का जो पेयर है कैपिटल टी और कैपिटल टी, वो एक जीनोटाइप है और उसकी वजह से एक आपको कैरेक्टर, एक आपको बेसिकली एक मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हुई है जिसको आप बोल रहे हैं टॉल हाइट। टॉल हाइट क्या है, एक फिनोटाइप है। तो कैपिटल टी जीनोटाइप है और वो एक फिनोटाइप है टॉल हाइट। इज इट क्लियर? इसी तरह स्मॉल टी भी एक क्या है, कैरेक्टर है। स्मॉल टी भी एक जीनोटाइप है और इसका जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव तरीका आया है, जो एक्सप्रेशन आया है, वो क्या है, स्मॉल हाइट है, यानी वो इसका फिनोटाइप है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो अलील हैं। एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो अलील हैं, एक अलील है कैपिटल टी, एक अलील है स्मॉल टी। तो यानी ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट हुए, जीन से। जीन को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दो अलील से, एक तो कैपिटल टी से, एक स्मॉल टी से। आपके पास तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, या तो दोनों कैपिटल टी जुड़ जाएं, या दोनों स्मॉल टी जुड़ जाएं, या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आपस में जुड़ जाए, क्योंकि एक जीनोटाइप सिर्फ दो अलील से बन सकता है, तीन अलील आप नहीं ले सकते। टी टी टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी इज नॉट पॉसिबल। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज पॉसिबल, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी इज पॉसिबल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज पॉसिबल। यानी कि एवरी सिंगल जीनोटाइप इज मेड अप ऑफ टू अलील। बोथ अलील कैन बी सेम, तो हम बोलेंगे कि ये होमोजाइगस है। बोथ अलील कैन बी डिफरेंट, तब हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस है। तो अगर मैं बोलूं कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों होमोजाइगस हुई, सेम है क्योंकि कैपिटल है, दोनों होमोजाइगस हुई। अगर मैं बोलूं स्मॉल टी दोनों सेम है, तो दोनों क्या हुई, दोनों होमोजाइगस हुई। अगर मैं बोलूं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हुआ, हेट्रोजाइगस हुआ। ठीक है, अब सुनो, एक होता है कि जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर सके दूसरे के होते हुए भी, जो दूसरों के होते हुए भी खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट होगा। जो दूसरों के होते हुए भी या जो सिर्फ अपने आप को तब एक्सप्रेस कर सकता है जब दूसरा ना हो, तब उसको बोलते हो रिसेसिव। घर में भी कोई बड़ा होता है तो आप क्या बोलते हो कि डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, डोमिनेंट है। घर में कोई छोटा होता है जिसकी कोई सुनता नहीं है, तो वो क्या है, वो रिसेसिव है, उसको आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। वो तभी शेर होगा घर में जब आपके पास डोमिनेंट घर से बाहर होंगे। समझ में आ रही है बात? तो सुनो, अगर मैं कह रही हूं कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, और क्योंकि वो अपना कैरेक्टर शो करेंगे। एंड अगर मैं बोलूं स्मॉल टी तो वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो होमोजाइगस रिसेसिव है और वो होमोजाइगस डोमिनेंट है? डोमिनेंट वाला डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव वाला रिसेसिव क्यों है, ये समझ में आना चाहिए आपको। समझो, अगर मैं कहूं मेरे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों साथ आ गई, अब जिसका कैरेक्टर शो होगा वही तो डोमिनेंट होगा। जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, तो इसका मतलब वो रिसेसिव है। अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो दोनों का कैरेक्टर क्या आना चाहिए था? अगर स्मॉल थी तो प्लांट की हाइट छोटी होनी चाहिए थी, कैपिटल थी तो प्लांट की हाइट बड़ी होनी चाहिए थी। बट इन दोनों के होते हुए भी प्लांट की हाइट बड़ी थी। इसका मतलब इसने तो खुद को रिप्रेजेंट किया,
इसने खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया, यानी कैपिटल टी ने खुद को रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी ने खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया। इसलिए मैं कंडीशन मान के चल रही हूँ कि स्मॉल टी क्या है, वो मेरे पास एक रिसेसिव ट्रेट है, एंड जो कैपिटल टी है वो मेरे पास क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। ये जो इतना सब मैंने समझाया है, वो क्यों समझाया है, वो इसीलिए समझाया है ताकि आपको पता चल सके कि एक जीन होता है और उस जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीनोटाइप होता है, और जीनोटाइप 2 अलील से बनता है। ठीक है, एक इंसान के अंदर जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही अलील हो सकती हैं, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर 2 से ज्यादा अलील हो सकती हैं। किसी भी जीन की पॉपुलेशन के अंदर 2 से ज्यादा अलील हो सकती हैं, बट एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही जीनोटाइप होगा जो कि 2 अलील से बना हुआ होगा। वो दोनों अलील सेम हो सकती हैं, वो दोनों अलील डिफरेंट हो सकती हैं। अगर दोनों अलील डिफरेंट है तो जो खुद को एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट होगी, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी वो रिसेसिव होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक ऑफ द वीक पे। ये सब समझाना जरूरी था बिकॉज इट इज अ बेसिक। अगर बेसिक समझ नहीं आया तब दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब सुनो, एक बात सुनो, हार्डी वेनबर्ग के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन था। हार्डी वेनबर्ग का जो क्या सिस्टम था, देखो हार्डी और वेनबर्ग, ये इसको हम एक नाम और दे देते हैं, इसको हम सिविल राइट इफेक्ट भी बोल देते हैं, जो हमें आप आगे बोटल नेक में मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक ऑफ द वीक रहने वाला है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए इसमें समझते हैं हमारे पास क्या है। देखो, हार्डी वेनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे। पहले मैं समझाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होने वाला है। हार्डी एंड वेनबर्ग बोथ आर साइंटिस्ट। हुआ क्या, इन्होंने कहा कि हम एक पॉपुलेशन जो है एज्यूम कर रहे हैं। इन्होंने ना एक एरिया लिया, ठीक है, एक एरिया लिया, जियोग्राफिकल एरिया, और उसमें एक पॉपुलेशन समझी। पॉपुलेशन मान लीजिए ह्यूमन की पॉपुलेशन मैं मान लेती हूँ, एक बड़ा एरिया लिया ताकि ये बड़ी पॉपुलेशन को कंसिडर कर सके। तो पहली चीज इन्होंने जो ली वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, यानी कि पहला फैक्टर इन्होंने क्या चूज किया, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। दूसरा इन्होंने क्या कंसिडर किया, दूसरा इन्होंने कंसिडर किया कि उस पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है, लेकिन मेटिंग विद इन द पॉपुलेशन हो रही है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं एक जियोग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन थी, उसमें से लोग बाहर चले गए या उसमें लोग आ गए, नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कंसिडर की है एंड उस पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो रही है, बट दैट मेटिंग अकर विद इन द पॉपुलेशन। कोई ना अंदर आया ना तो कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। ठीक है, तो ये इनकी सेकेंड अजम्पशन थी। तीसरा इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन इन्होंने कंसिडर की है उस पॉपुलेशन पर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दैट पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब था कहने का, इनका मतलब था कहने का कि वो पॉपुलेशन जो है वो टोटली एनवायरनमेंट से कटी हुई है, मतलब टोटली एनवायरनमेंट से अलग है, उसका किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ की पॉपुलेशन ना तो बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, मतलब ना तो कोई जीन माइग्रेशन हो रहा है, ना ही कोई पॉपुलेशन में वेरिएशंस आ रही हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि उस पॉपुलेशन पे नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं काम कर रहा है। भाई, नेचुरल सिलेक्शन भी काम नहीं कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप कहीं भी चले जाओ, आपके ऊपर नेचर का सिलेक्शन रहेगा। अगर आप कैपेबल हो तो आप उस चीज से लड़ सकते हो, खुद को प्रूव कर सकते हो, बट इफ यू आर नॉट कैपेबल तो आपके ऊपर नेचर ने जो सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग या तो वो आपको फेवर कर लेगी अगर आप अडेप्टेबल हो, बट अगर आपने अडेप्ट करना नहीं सीखा है तो नेचर आपको एलिमिनेट कर देगी, जो कोरोना में हुआ था। ठीक है, जो लोग अपने आप को अडेप्ट कर पाए डिजीज से वो बच गए, और जो नहीं कर पाए नेचर ने उनको एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो कंसिडर किया था हार्डी वेनबर्ग ने, इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं लग रहा है, मतलब
तुम्हारी बॉडी में कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास वेरिएशंस भी नहीं है, तब भी हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि नेचर तुम्हें पिक करेगी या नेचर तुम्हें एलिमिनेट करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इनकी कुछ अजम्पशन थी। इनकी अजम्पशन थी कि पहला इन्होंने माना, ये जो इन्होंने हार्डी विनबर्ग ने किया था ना, ये टोटली हाइपोथेटिकल था, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं था, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन इन्होंने की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि इन्होंने माना कि चलो हम एक एरिया लेते हैं, उस एरिया में लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम एक काम करते हैं, उनमें रैंडम मीटिंग करवाएंगे, हम कोई किसी को ना बाहर से अलाउ करेंगे, ना ही कोई बाहर आ रहा है, ना ही कोई अंदर जा रहा है। ठीक है, इन्होंने ऐसा मान लिया। और तीसरा इन्होंने मान लिया कि उस पॉपुलेशन में कोई वेरिएशंस भी नहीं आ रही है, मतलब आप मीटिंग करते रहो लेकिन वेरिएशंस नहीं आएंगी। एंड यू नो वेरी वेल वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो वेरिएशंस नहीं आ रही है तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, और अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो खुद सोचो कि जो कम बेटर होंगे, कम एडवांस होंगे, उनको क्या नेचर एलिमिनेट कर देगा, और जो अच्छे होंगे उनको नेचर अडाप्ट कर लेगा। लेकिन इन्होंने तो उस चीज पर भी बैन लगा दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है उस पॉपुलेशन पर, यानी वहां पर कोई नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं लग रहा है। इज इट पॉसिबल कि आप एक ऐसी पॉपुलेशन, क्या ये पॉसिबल है? Okay, I think there is some lagging. Okay, तो इन्होंने जो चीजें मानी, क्या वो रियल में कभी पॉसिबल हो सकती हैं? इज दैट पॉसिबल कि आप एक ऐसी पॉपुलेशन ले लो जहां पर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली है, जहां पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट इनका मानना था कि लार्ज पॉपुलेशन है, देर इज रैंडम मेटिंग एंड देर इज नो वेरिएशंस और नो इवोल्यूशन, एंड क्या है, नहीं है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं है। तो जब ये चारों पांचों चीजें नहीं है किसी जगह पर, तो उस कंडीशन में उस पॉपुलेशन के अंदर अगर दो अलील हैं, सपोज करो एक अलील है P और एक अलील है Q, ठीक है, अगर उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर उस टाइम पर दो अलील हैं, जब ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, मतलब बड़ी पॉपुलेशन है, रैंडम मेटिंग है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, एंड जीन माइग्रेशन नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है, टोटली हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तब उस टाइम पर पॉपुलेशन के अंदर जो भी अलील होंगी, उन अलील का जो एडिशन है, जो टोटल है, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। यानी अगर मैं बोल दूं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, टॉलनेस के लिए एक अलील थी कैपिटल टी और एक अलील थी स्मॉल टी, ठीक है, इसी तरह इन्होंने माना कि एक अलील है कैपिटल पी और एक अलील है स्मॉल क्यू। कैपिटल पी जो है उसको इन्होंने डोमिनेंट मान लिया, सपोज कर लो, ठीक है, चेंज करके तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने सपोज किया कि कैपिटल पी जो है वो क्या है, आपकी डोमिनेंट है, और जो स्मॉल क्यू है वो क्या है, आपका रिसेसिव है। इन्होंने कहा कि जब तक आप उस पॉपुलेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं करोगे, जब तक आप उस पॉपुलेशन को नहीं हिलाओगे, तब तक वहां पर जो अलील है उनका जो सम है, अलील का जो सम है, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये रहने वाला है, ठीक है। एंड ये तो मैंने बोला अलील, बट whenever you talk about allelic frequency, तब आप क्या करोगे, तब आप P को P नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे P का स्क्वायर, दैट इज योर allelic frequency, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हार्डी विनबर्ग ने कहा था कि पॉपुलेशन अगर हाइपोथेटिकली सब चीजों को फॉलो कर रही है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, then P plus Q is equal to 1. ओके, समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि P plus Q is equal to 1, यानी अलील जो है that will be equal to 1, अलील का जो सम है that will be equals to 1,
ठीक है, यानी उस पॉपुलेशन के अंदर आपके पास जो अलील हैं उनका सम 1 के इक्वल रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाली है, यानी पॉपुलेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। इनका मतलब ये था कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, एंड जब इन्होंने कहा अलीलिक फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने कहा कि P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, इन्होंने उसके लिए एक थ्योरम दे डाली। इन्होंने कहा कि हम बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए बोल रहे हैं कि जब आप सिंपल अलील बोलो तो कहो कि उस पॉपुलेशन में एक जीन की जो 2 अलील हैं P और Q, जब तक आप पॉपुलेशन को नहीं हिलाओगे तब तक P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यानी पॉपुलेशन की अलील जो है उनका सम कांस्टेंट रहेगा और इक्वल रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, एंड पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। और जब यही कंडीशन के लिए आप अलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉलो करोगे तो P स्क्वायर प्लस, तो इन्होंने कहा कि P प्लस Q का स्क्वायर, P प्लस Q का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम को अगर फॉलो करते हो तो A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, यही रहता है। सेम इन्होंने कहा कि अगर पूरी सिचुएशन सेम है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल फॉलो बाइनोमियल थ्योरम एंड विल बी इक्वल्स टू 1, यानी P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिंपल, समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कहा इन्होंने, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रहने वाला था। सिंपल, बस इतना था। ये तो था हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोल देते हैं इनको, हार्डी और वेनबर्ग ने दिया था, और इनका कहना था कि जब तक आप पॉपुलेशन को हिलाओगे नहीं तब तक उस पॉपुलेशन में जो जीन है, उस जीन की जो अलील है, उनका सम हमेशा एक रहने वाला है एंड वो पॉपुलेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने वाली है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो गई स्टूडेंट्स कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक एनवायरमेंट में रह रहे हो एंड देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर एनवायरमेंट, इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मान लीजिए, चलो हम मान लेते हैं कि एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है जहां पर लोग ना तो अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन चलो हमने मान ली, ठीक, बट मुझे बताओ क्या उस पॉपुलेशन पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं लग रहा होगा? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह हर टाइम हर पॉपुलेशन के ऊपर लग रहा है, तो आप उसे कैसे इग्नोर करोगे? तो वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हार्डी वेनबर्ग जी ने तो आराम से कह दिया कि पॉपुलेशन पे तो हमने मान लिया नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो अलील है उनका सम एक है और जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है उनका सम भी एक है, और पॉपुलेशन इज एन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इवोल्यूशन। उनका मानना था कि इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बट जब रियलिटी हमने देखी तो हमने देखा कि देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर, टोटल 5 फैक्टर ऐसे थे जो मैं बताऊंगी आपको। बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो पॉपुलेशन पर लगते हैं। ठीक है, सब ना भी लगे चाहे, पर नेचुरल जो सिलेक्शन है वो हमेशा लगता है, और उसके बारे में खैर मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे क्या होगा। 3 तरह का हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बता दूंगी आज। तो नेचुरल सिलेक्शन तो हर टाइम लग रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर नेचुरल सिलेक्शन हर टाइम लग रहा है तो आप कैसे किसी पॉपुलेशन को बोल सकते हो कि पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑन पॉपुलेशन? नहीं, इवोल्यूशन हर टाइम हो रहा है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो बहुत ज्यादा हो, बट इवोल्यूशन अकर एवरी टाइम। क्लियर हुई ये बात? इवोल्यूशन चल रहा है, और वो चल रहा है क्योंकि जो एक पॉपुलेशन है उसमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा डिस्टर्ब हो रही है।
लोग पॉपुलेशन में आते भी हैं, लोग पॉपुलेशन में जाते भी हैं। सडनली किसी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है तो दूसरी अलील बढ़ जाती है। किसी वजह से जो अलील है एक जगह से निकल के दूसरी जगह चली जाए तो क्या होगा, पॉपुलेशन सडनली नंबर बढ़ जाएगा, उस पॉपुलेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो देयर इज लाइक यू कैन से कि हमेशा इवोल्यूशन हो रहा है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा कंसेप्ट था ये मैंने अभी आपको समझाया है। इसको थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए अब आप फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो देयर आर 5 कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट फॉर हार्डी वेनबर्ग। इन्होंने 5 चीजें बोली थी जो क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं अगर आप किसी भी पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि इफ यू वांट दैट देयर विल बी नो चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी, तो क्या होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास होनी चाहिए पहली कंडीशन जो इनकी थी, दैट इज योर लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लार्ज होनी चाहिए। पहला इनका जो कंडीशंस था, क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, आप सिलेक्ट करके मेटिंग नहीं करवा रहे हो। तीसरा म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है आपके जीन जो होते हैं, उन जीन को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं और तो जीन 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर ये सिर्फ 4 होते हैं जो आपके डीएनए में मिलेंगे आपको, और इन चारों की अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, सपोज कर लो मैं बोल देती हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक जीन सेगमेंट है, एक जीन का सेगमेंट है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ए था यहाँ पर, और यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, फिर से जी है, ये एक सीक्वेंस है, और ये टी है। ठीक है, ये सीक्वेंस है आपके पास। ये किसकी सीक्वेंस है, ये जीन की सीक्वेंस है। अगर मान लो इस सीक्वेंस से एक प्रोटीन एनकोड हो रही है, मान लो इंसुलिन, रैंडम बता रही हूँ, ठीक है, होती नहीं है ऐसे, मैं रैंडम बता रही हूँ। मान लीजिए इंसुलिन प्रोटीन इससे एनकोड हो रही है। अगर म्यूटेशन आ गई तो म्यूटेशन क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है आपके पास ये वाला टी जो है, ये टी यहाँ से गायब हो जाए। अगर ये टी यहाँ से गायब हो गया तो उस कंडीशन में आप कैसे पढ़ोगे इसको, आपको पता होना चाहिए कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के प्रोटीन बनती है या पेप्टाइड बनता है। इंसुलिन इज व्हाट, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एटीसी 3 पढ़ूंगी तो एक अमीनो एसिड, फिर 3 पढ़ूंगी सीजीटी जीजीटी तो दूसरा अमीनो एसिड। अब अगर मैंने कहा कि म्यूटेशन की वजह से टी गायब हो गया तो अब आप कैसे पढ़ोगे, ए सी और जी, इन तीनों को एक साथ पढ़ोगे। और जब इन तीनों को स्टूडेंट एक साथ पढ़ोगे तो आप खुद सोचो, क्या ये अगर मान लो पहले जो अमीनो एसिड था वो मान लेते हैं प्रोलीन था, है ना, जो कोड हो रहा था एटीसी से, लेकिन अब जो कोड हो रहा है वो कोड हो रहा है ए सी और जी से, बट नाउ इट इज नॉट प्रोलीन। मान लीजिए ये प्रोलीन नहीं है और ये है ग्लूटामिक एसिड, तो क्या ऐसी कंडीशन में इंसुलिन मिल पाएगा, नहीं, इंसुलिन नहीं मिल पाएगा। यानी म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन की वजह से तो दिक्कत हो गई, म्यूटेशन की वजह से तो आपके पास पूरा पैटर्न चेंज हो गया। और अगर पूरा पैटर्न चेंज हो गया, रीडिंग फ्रेम अगर चेंज हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, तो क्या होगा, रीडिंग फ्रेम अगर चेंज हो गया म्यूटेशन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फ्रीक्वेंसी अलील जो है क्या वो चेंज हो जाएगी, हाँ अलील चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ,
तीसरा फैक्टर ये था नो म्यूटेशन। उन्होंने माना कि हम मान रहे हैं म्यूटेशन हो ही नहीं रही है भाई, अगर म्यूटेशन होगी तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस होगी, और पॉपुलेशन में अगर डिस्टर्बेंस हो गई तो इक्विलिब्रियम ही नहीं आ पाएगा, फिर तो आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। और उन्होंने तो कहा था कि पॉपुलेशन इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए उन्होंने फैक्टर माना कि हाइपोथेटिकली जो पॉपुलेशन है देन उसमें क्या है, वहां पर कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या था आगे देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने माना नो जीन फ्लो। नो जीन फ्लो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन है और दूसरी पॉपुलेशन है, इसको मैं ए बोल देती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ बी पॉपुलेशन है। मान लीजिए यहां से 5 इंडिविजुअल उठ करके यहां चले गए, है ना, तो क्या हुआ, ये एक बार जीन माइग्रेशन हुआ, इसको मैं बोल सकती हूँ कि जीन माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेट कर गई है। बर्ड्स भी तो माइग्रेट करती है ना एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह जीन भी माइग्रेट हो गया, यानी क्योंकि पॉपुलेशन गई, इंडिविजुअल गए और इंडिविजुअल के अंदर जीन्स थे तो जीन्स भी माइग्रेट हो गए। लेकिन इसको मैं बोल रही हूँ जीन माइग्रेट, जिसमें से बी पॉपुलेशन के अंदर जीन नए जीन आए हैं, तो इसको मैं बोलूंगी इमिग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर जीन आए हैं, इसको मैं बोल रही हूँ इमिग्रेशन। बट जब मैं एक ही बात कर रही हूँ, इस पॉपुलेशन के अंदर से जीन गए हैं, तो मैं इसको बोलूंगी ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। आप याद रख सकते हो, ई से मतलब एग्जिट एंड आई का मतलब इन। जो आया वो इमिग्रेशन शो करेगा, जो गया वो एग्जिट यानी ई माइग्रेशन शो करेगा। तो ये था आपके पास एक पॉपुलेशन का यहां से यहां जाना, बट इसको मैं बोल रही हूँ जीन माइग्रेट या जीन माइग्रेशन। बट व्हेन दिस जीन माइग्रेशन अकर मैनी टाइम, बार बार हो रहा है, मैनी टाइम, ठीक है, बार बार पॉपुलेशन ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में जाई जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा जीन का जो एक एरिया था, बहुत बड़े अमाउंट में जो जीन था वो दूसरी पॉपुलेशन में चला गया है, तब हम इसको बोलते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तब हम इसको बोलते हैं जीन फ्लो। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो ये सिंपल सी चीज थी। एक फैक्टर इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना नो जीन फ्लो। इन्होंने कहा कि हम मान ही नहीं रहे हैं कि लोग जो हैं वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, और अगर अलील की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई तो उस कंडीशन में इवोल्यूशन आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इन्होंने जो कंडीशन एज्यूम की थी वो कंडीशन थी नो जीन फ्लो। ठीक, ऊपर से इन्होंने कहा नो सिलेक्शन, यानी तुम्हारा नेचर जो है वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। इज इट पॉसिबल? नॉट। बट अकॉर्डिंग टू देम नेचुरल सिलेक्शन इज जीरो हियर। तुम अगर अच्छे नहीं हो तब भी तुम सेलेक्ट हो, तुम अगर बुरे नहीं हो तुम तब भी सेलेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि नेचर तो काम कर ही नहीं रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इज एब्सेंट देयर। तो दीज ऑल आर द 5 कंडीशंस। आप इनको लिख सकते हो, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो, नो सिलेक्शन। नीट में 5 पूछी जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी जो हाइपोथेटिकल कंडीशंस थी वो आपकी एज्यूम की थी हार्डी वेनबर्ग ने, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब ये 5 फैक्टर, ये जो स्क्रीन पर आपको 5 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 फैक्टर अगर आप मान लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है। पहले मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको दिखाती हूँ। मैंने एक स्लाइड उठाई है जो जिसका सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। उनका सोर्स है ये सोर्स है अमीबा सिस्टर्स। इनका मैंने विदाउट परमिशन मैंने इनसे ये एक स्लाइड उठाई है यहाँ से, तो आप सिर्फ समझाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है यहाँ पर। तो देखो इन्होंने क्या माना है कि जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, पहले मैंने क्या माना, इन्होंने क्या माना कि नो सिलेक्शन,
आप बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन हो, आप ऑलिव ग्रीन हो, या आप ग्रास ग्रीन हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, देयर इज नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन आपके ऊपर नहीं है, पहली कंडीशन। सेकंड मानी है कि हार्डी वेनबर्ग की असम्पशन क्या थी, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है। तीसरा, अगर आपके पास तीन आईज वाला फ्रॉग भी आ जाए, 3 लेग्स वाला फ्रॉग भी आ जाए, इसको म्यूटेशन बोल रहे हैं, तो ये भी वहां पर नहीं हो रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा कि यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ की यहाँ नहीं जा रही है, तो नो माइग्रेशन। अब इन्होंने कहा कि पहली जो पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्मॉल पॉपुलेशन, दैट इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। और क्या हो रहा है वहां पर, रैंडम मेटिंग हो रही है, रैंडम मेटिंग, मेटिंग बहुत अच्छे से दिखाया है, रैंडम मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये सारे अजम्पशन यहाँ पर हैं, तो इन अजम्पशन को अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो हर एक इंडिविजुअल के पास जो जीन है, उसके लिए या तो अलील उसके पास पी होगी, या उसके पास अलील क्यू होगी, या तो उसके पास एक कॉम्बिनेशन होगा पी पी का अलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए, या कॉम्बिनेशन होगा क्यू क्यू का, या कॉम्बिनेशन होगा पी क्यू का, ठीक है। बट एक इंडिविजुअल के अंदर कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 अलील का होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं पी पी क्यू, नहीं, नॉट पॉसिबल। हर एक जीन को सिर्फ 2 अलील से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारा क्या है, तो इन्होंने कहा कि अगर ये सारे फैक्टर हैं, तो उस पॉपुलेशन के अंदर एक अलील पी है और दूसरी अलील क्यू है, तो दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट अलील, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं पर कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है, तो क्या वहां पर वेरिएशंस होंगी, तो वेरिएशंस आर एब्सेंट देयर। वेरिएशंस नहीं है तो क्या वहां पर इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन इज नॉट देयर। अगर इवोल्यूशन नहीं है तो क्या मैं बोल दूं दैट पॉपुलेशन इज एन इक्विलिब्रियम, यस, दैट पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये क्या है, टोटली इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। गुड, ग्रेट। अब यही चीज मैंने आपको आगे समझाई है। इफ देयर आर 2 alleles फॉर अ ट्रेट इन ए पॉपुलेशन, देन, तो क्या होगा, एक ट्रेट के लिए 2 अलील है एक पॉपुलेशन के अंदर, तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये सारी सिचुएशन फॉलो कर रही है वो पॉपुलेशन, कंडीशन, ये अजम्पशन फॉलो कर रही है, तो अलील का सम, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, समझा दिया मैंने डोमिनेंट कौन है, जो दूसरों के होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस कर सके, दैट इज डोमिनेंट, और जो दूसरे ना हो तब खुद को एक्सप्रेस करे, दैट इज रिसेसिव। तो यहां पर Q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट, मतलब नो इवोल्यूशन। ग्रेट। अब यही चीज बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए देखो, P प्लस क्यू, ओके, इसको मैं दूसरी तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इनको क्या था, इनका एक पूरा इन्होंने एक चार्ट बनाया, मान लेते हैं इन्होंने ये इस तरीके से बताया कि P प्लस क्यू का स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 1, एंड यू नो वेरी वेल P का स्क्वायर, ये पूरा क्या है, दिस इज योर बाई, एनसीईआरटी में लिखा है ये बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल दूं, P प्लस क्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। P क्या है यहाँ पर, मैंने कहा था इसको मैं खोल के ऐसे लिख सकती हूँ, P P 2PQ Q Q इक्वल्स टू 1, डन। तो क्या मैं इसको बोल दूं दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही सेम है,
तो क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया? ये दोनों सेम है, क्या मैं इसको बोल दूं कि ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया? ये दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये हेट्रोजाइगस हो गया? समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, ये क्या है पी स्क्वायर? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, दिस इज योर जीनोटाइप। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था होमोजाइगस, सॉरी, यहाँ पर आएगा होमोजाइगस। ये क्यू स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। तो 2pq क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है? इक्वल्स टू 1, यानी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट एक बात समझो, जो नीट में पूछते हैं ना, वो ये इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं समझो, मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपली पूछ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको मैंने एक अलील दे दी, ठीक है, एक अलील की मैंने वैल्यू दे दी है, क्या आप मुझे बाकी का सब कुछ निकाल के दिखा सकते हो? आप मुझे अलीलिक फ्रीक्वेंसी दे सकते हो सबकी? चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन मानते हैं, चलो मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास Q जो है वो 0.3 है ना, 0.3 जो है वो Q है, बाकी सब निकालो। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को निकालने के लिए? सबसे पहले आप अलील निकाल लो। आपको एक फॉर्मूला पता है, बहुत सिंपल है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये पता है। अब आपको Q भी पता है, तो मैं Q को रिप्लेस कर दूं 0.3 से, इक्वल्स टू 1, सिंपल मैथमेटिक्स। एंड ये क्या है? P है। क्लियर है? तो क्या आप बोल सकते हो कि P क्या हो गया? 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7, है ना। सिंपल है बहुत ही, थोड़ा सा लैग हो रहा है, 1 मिनट। ओके, सो टोटली सिंपल है। ये क्या है? 0.7 हो गया। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मुझे आंसर निकाल के दो। कमेंट सेक्शन में खुद से आंसर मुझे करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या रहने वाला है। जिस बच्चे ने कंसेप्ट ध्यान से समझा होगा वो मुझे इसका आंसर करके देगा कमेंट सेक्शन में। जो पूरा वीडियो देखेगा उस बच्चे को पता होगा कि क्या आंसर करना है। ठीक है, मुझे बताओ कि मेरे पास ये जो आपके सामने इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या रहने वाली है? सबकी वैल्यू मुझे मेंशन करके आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं रिप्लाई करूंगी, अगर गलत हुआ तब भी, अगर सही हुआ तब भी। फाइनली मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी कमेंट सेक्शन में पिन करके। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आपको स्टूडेंट्स कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। बट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या रियलिटी में है? नहीं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रियलिटी में नहीं है, क्योंकि इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर क्या क्या है सुनो ध्यान से। फैक्टर है, पहला फैक्टर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। भाई हर पॉपुलेशन में होगा, हर एक पॉपुलेशन के अंदर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होता रहता है। यानी अगर मैं बोलूं जीन माइग्रेशन पॉपुलेशन में एक बार हुआ, तो जीन फ्लो यानी मल्टीपल टाइम्स पॉपुलेशंस आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, यानी बार बार इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग नाउ। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या होगा? डेफिनेटली इवोल्यूशन होगा। क्लियर? दूसरा भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, इसको अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं, है ना। म्यूटेशन समझ में आ गया। म्यूटेशन होगी तो कहीं ना कहीं असर आएगा पॉपुलेशन पे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अगर मैं बोल दूं पॉपुलेशन एक जगह से आई है दूसरी जगह में, है ना, तो डिफरेंट टाइप की अलील भी लाई होगी। अगर अलील लाई होगी तो वो जिस पॉपुलेशन में अभी आई है, सपोज कर लो उस पॉपुलेशन के अंदर वो अलील थी ही नहीं,
मान लो एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर पी और क्यू की एलील है, ठीक है, और एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसके अंदर ए और बी की एलील है। अब मैंने क्या कहा कि जीन माइग्रेशन होगा, जो होता है, तो अगर वो हुआ तो ए वाली एलील मान लेते हैं पी और क्यू वाली पॉपुलेशन के अंदर चली गई, जहां पर वो बिल्कुल नहीं थी अब वहां पर ए एलील आ गई है। अब उस एलील वाले इंडिविजुअल पी एलील वाले इंडिविजुअल के साथ मीटिंग कर सकते हैं, फुल पॉसिबिलिटी है। तो मीटिंग करेंगे तो क्या एक नया कॉम्बिनेशन बन करके आएगा? नया कॉम्बिनेशन अगर बन के आया तो क्या वेरिएशंस होंगी? बिल्कुल होंगी। अगर वो कॉम्बिनेशन बन करके आया है तब हम उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब दोबारा कॉम्बिनेट करना, कॉम्बिनेशंस बनाना और जीन के लेवल पर बनाना, इसीलिए इसको बोला जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। आई होप इज इट टू मच क्लियर टू यू? ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, नई वेरिएशंस आ गई। इफ देर आर न्यू वेरिएशंस, अगर नई वेरिएशंस आई है तो डेफिनेटली नई वेरिएशंस आने से इवोल्यूशन होगा। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को खत्म करती है। बहुत सारे फैक्टर जो है सामने दिए, पांचों फैक्टर नीट में पूछे जाते हैं। ये 5 फैक्टर ऐसे ही हैं जो आपके हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट बताया जीन माइग्रेशन, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड इज योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फोर्थ इज टोटली क्लियर टू यू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने कहा था कि 3 तरह के सिलेक्शन होते हैं। वन इज योर स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन, सेकंड वन इज योर डायरेक्शनल सिलेक्शन व्हेन योर नेचर select one direction at any one direction if your nature like you can say, अगर आपकी नेचर जो है वहां पर खुद को क्या कर रही है, वहां पर प्रेशराइज कर रही है, तो उसको फेवर कर लेगी, दूसरे को वहां से एलिमिनेट कर देगी। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद नेचुरल सिलेक्शन में सेकंड आता है, जो सेकंड टाइप है दैट इज योर डायरेक्शनल सिलेक्शन। या तो वो राइट साइड शिफ्ट हो सकता है, इधर इट कैन शिफ्ट अप टू राइट साइड और अप टू लेफ्ट साइड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मैंने आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल दिया था। उसके बाद आपके पास थर्ड जो आता है उसमें कहा गया था विद योर नेचर फेवर ओनली वन एक्सट्रीम, फेवर 2 एक्सट्रीम्स नॉट मीडियन वैल्यू। जब आपकी नेचर जो है वो 2 एक्सट्रीम को फेवर करती है, मीडियन को फेवर नहीं करती है, देन दिस इज योर डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इसका मतलब पॉपुलेशन के जो जीन है, जो वेरिएशंस हैं, उसके बेस पर ही नेचर सेलेक्ट करती है। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? दैट इज गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने ही अपनी थ्योरी में ये चीजें बताई थी कि जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो जो बेटर है उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशन आएंगी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन के बाद वेरिएशंस विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। बस इतना ही था, ठीक है, वो मैंने लास्ट में बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। जिन्होंने नहीं दिया देखा है मेरा नेचुरल सिलेक्शन का वीडियो जरूर देख लेना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये बोला गया है एक स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर लगने वाला ड्रिफ्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं, है ना। स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर लगने वाला, तो देखो होगा क्या। 1 मिनट, बस 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको समझाती हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ना स्टूडेंट्स 2 चीजें आएंगी आपके पास। एक आता है आपके पास फाउंडर इफेक्ट और एक आता है बोटल नेक इफेक्ट। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 चीजें हैं। लेट मी टेक जेनेटिक ड्रिफ्ट में स्टूडेंट्स आपके पास 2 चीजें हैं। एक आता है आपका फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, दिस इज योर फाउंडर इफेक्ट, और एक आता है आपके पास बोटल नेक इफेक्ट। इसको जो है ना बोटल नेक इफेक्ट को हम इसको सिविल राइट इफेक्ट भी बोल देते हैं, सिविल राइट इफेक्ट, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने या जो भी मान लीजिए आप, इन्होंने डिस्कवर किया था वेल राइट इफेक्ट, सिविल राइट इफेक्ट बोल देते हैं। अब इसमें होता क्या है, सुनो ध्यान से, इसमें सिंपल सी चीजें हैं। अगर मैं बोलूं एक पॉपुलेशन थी, ये एक एरिया में रह रही थी, ठीक है, मान लो इस पॉपुलेशन में जो अलील है वो अलील क्या है, वो अलील 2 तरह की है। एक है इसके अंदर पी अलील है
और एक किसके अंदर है, क्यू एलील। क्लियर, दोनों इक्वल है, यानी इक्वल तो नहीं, मतलब पी और क्यू एलील है। अब इसमें से ना ये वाली एलील जो है ये कम है, मान लीजिए ये कम है, लेस है, और ये थोड़ी ज्यादा है, तो इसमें से जो क्यू एलील है, अच्छा जो जेनेटिक इफेक्ट होता है ना रैंडम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रैंडम चांस इवेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में एक बात बोली जाती है, ये एक रैंडम चांस इवेंट होता है। आप इसमें मतलब खुद से चूज नहीं कर रहे हो, इट इज टोटली रैंडम चांस इवेंट। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, एक एरिया था, इस एरिया के अंदर आपके पास दो एलील थी, एक पी और एक क्यू एलील थी, है ना। और किसी वजह से जो कुछ पॉपुलेशन है, कुछ पॉपुलेशन इसकी उठ करके काम के, बोल दो काम के लिए, या फिर वट एवर विल बी द रीजन, कुछ भी होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फॉर देयर वर्क, इसमें से कोई एक बहुत सारी पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन नहीं सॉरी, बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो एक जगह से माइग्रेट कर गए दूसरी जगह, है ना। अब जो दूसरी जगह गए होंगे वो क्या होंगे, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेंगे बाय मेटिंग, ठीक है, और उसी तरह की एलील भी इंक्रीज होगी। अब क्योंकि मैंने कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट इज टोटली अ रैंडम चांस इवेंट, तो जो पॉपुलेशन आगे गई होगी ना स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता वो कौन सी गई है, बट नेचर ने जब उसको सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में गए वो बाय चांस क्यू एलील लेकर के चले गए। उनमें से कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं था जिसके पास एलील पी वाली चली गई, तो क्योंकि क्यू नंबर यहाँ पर कम था, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट में चला गया, नेक्स्ट जगह पर चला गया, तो वहां पे क्यू वाली एलील जो थी सिर्फ क्यू एलील ही थी, तो उनमें जब मेटिंग हुई, रैंडम मेटिंग हुई, तो नंबर क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया। और इस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर एक न्यू एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई और इससे वेरिएशंस आई। बात समझ रहे हो, तो क्योंकि यहाँ से इस चीज से इधर गए थे, फाउंडर इफेक्ट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये खाने के लिए या किसी चीज की तलाश में दूसरी जगह गए थे, और जो गए उनको खुद नहीं पता था कि वो सेम एलील के हैं, टोटली चांस इवेंट था कि जो गए वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एलील के थे, वो सारे क्यू एलील के थे। सो दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। सिंपल है। तो फाउंडर इफेक्ट के बाद थोड़ा बोटल नेक इफेक्ट समझते हैं, इसमें क्या होगा, क्लियर है। थोड़ा बोटल नेक इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। अब देखो समझ पाओ तो बोटल और नेक, यानी एक बोतल ले लो, कौन सी बोतल लोगे, एक ऐसी बोतल लेना जिसकी जो नेक होती है ना, जहां पे ढक्कन लगाते हो आप लोग, वो नेक जो है वो थोड़ी सी नैरो है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ओके, मान लीजिए ये एक बोतल है, गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा ना क्लियर बनाते हैं। चलो मान लीजिए, बहुत क्लियर बन गया, मान लीजिए ये एक बॉटल है, ठीक है स्टूडेंट्स, हंसना नहीं है, ये एक बॉटल है। इस बोतल में मैं मान लेती हूँ दो तरह की बोतल की नेक है, एक तो एक बोतल दिख रही है आपको, इसमें मान लेते हैं पॉपुलेशन रहती है, और पॉपुलेशन के पास दो एलील है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि जो पी वाली पॉपुलेशन है ना, वो सारी, उसने पूरा जो बोतल है उसको भर रखा है, ऐसे। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है ना, इस वाली पॉपुलेशन की एलील है पी, ठीक। अब जो नेक देख रहे हो ना, नेक पे जो पॉपुलेशन है वो बेचारी कौन सी है, क्यू वाली है, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चांस इवेंट, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, एक डिजीज आई, सपोज कर लेते हैं एक डिजीज आई, है ना। कहाँ से ले डिजीज,
वाइट से ले लेते हैं। एक डिजीज आई और उस डिजीज ने इंडिविजुअल को मार दिया, और उस डिजीज से जो इंडिविजुअल मरे वो इंडिविजुअल कौन से थे? वो इंडिविजुअल वो थे जिनकी एलील पी थी। ठीक है, मतलब रैंडमली सिर्फ वही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल, रैंडमली वही इंडिविजुअल चूज किए नेचर ने जिनकी एलील पी थी। जिनकी एलील क्यू थी उनको तो पॉपुलेशन ने चूज ही नहीं किया, क्यू एलील वाले तो चूज ही नहीं हुए। अब पी वाले तो बेचारे सारे मर गए, क्योंकि एलील जो है नेचर ने फेवर नहीं की, तो पी वाले तो सारे खत्म। अब क्यू वाले मजे कर रहे हैं क्योंकि क्यू वाले थोड़े थे उस टाइम पर, बट नाउ क्यू वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा हैं? क्योंकि ये तो रहे ही नहीं, इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा हैं। अब ये क्यू एलील वाले खुद से क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे, या तो यहीं रह करके या नई जगह जा करके। तो ये क्यू वाले खुद से क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे। एंड अगर ये मेटिंग करेंगे तो क्या क्यू का नंबर कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो क्या ये एक नई पॉपुलेशन बन जाएगी जो क्या होगी? क्यू वाले से बेटर होगी, पी वाले से बेटर होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्यू वाले से क्या होगी? बेटर होगी, पी वाले से सॉरी बेटर होगी, क्योंकि पी वाले तो खत्म हो गए थे ना, इसका मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए नेचर ने उनको हटा दिया। लेकिन क्यू वाले क्यू वाले कम थे, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वेरिएशन थी जिसकी वजह से वो बेटर अडेप्ट हो गए, तो क्यू वाले क्या है? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि बोटल नेक इफेक्ट में रैंडम चांस इवेंट हुआ है और पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो गई, क्यू वाली बन गई। इसका मतलब इवोल्यूशन हो गया, और वो अपने आप हो गया, रैंडमली हो गया, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया। इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। पर ये चलता सिर्फ किस पे है? स्मॉल पॉपुलेशन पे चलता है। पी वाली पे नहीं चला, पी वाली लार्ज थी। स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन ने क्या किया है? अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया है, अपना नंबर जो है वो इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ये किसके ऊपर चलने वाला है? ये चलने वाला है स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर। इसको बोलते हो आप जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखोगे? ध्यान से देख लो एक बार स्क्रीन पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पूछे जा सकते हैं नीट में, जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपके पास जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें फाउंडर इफेक्ट और सिविल राइट इफेक्ट यानी कि बोटल नेक इफेक्ट आता है। और तीसरा है म्यूटेशन। एंड फोर्थ इज योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और फिफ्थ क्या आता है स्टूडेंट्स? फिफ्थ होता है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन। आई होप इज दिस क्लियर टू यू? हाँ जी, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दी थी। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बता रखा है। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकेंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन, लास्ट है आपके पास डिसरप्टिव सिलेक्शन। दिस विल बी क्लियर टू यू। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो इवोल्यूशन चैप्टर में जब मैं आपको दोबारा समझाऊंगी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। एंड जब मैं वहां पढ़ाऊंगी तो आपको जरूर रेफर करूंगी इस पेज पे, इस वीडियो के लिए जरूर रेफर करूंगी। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही। मुझे जहां तक लगता है बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं। अब आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें और कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। यहाँ पर मैं अपने नोट्स वगैरह सब दूंगी आपको। बहुत कम बच्चे अभी हमसे जुड़े हुए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी बच्चे जो हैं हमसे जुड़े, ताकि बहुत बच्चों तक की बेनिफिट पहुंचे। धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। आप सब बस इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। एंड सबसे मेन मोटिव जो है वो ये है कि आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। तो टॉपिक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी अब नई नई पोस्ट जो है वो आने वाली है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हमारे पास बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो आप हमसे जुड़े रहो और कोशिश करो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, खास करके बायोलॉजी में जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स खुद से बनाते रहो। मैं तो दे ही रही हूँ, आप खुद से भी बनाते रहो। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, सब मैंने सुना है, बच्चों को लगता था। तो आई होप हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक ऑफ द वीक हम लेकर के आने वाले हैं। बट अभी अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो इसको ये वाला सेक्शन जो आपको टोटल अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, शॉर्ट वाली सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर। एंड हमारा लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट अभी चल रहा है एनसीईआरटी का। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। हम करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो
है आपका चैप्टर, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट से मैं आपको समझाऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। कहीं नहीं भटकना है, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो प्लीज बायो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।